साथियों, आज हम लोगों को टिप्पणी पर बात करनी है और हम ये भलीभांति जानते हैं कि पिछले टर्न पर हम लोगों ने टिप्पणी के संदर्भ में कुछ बातें की थी। उन बातों का निचोड़ अगर देखें या याद दिलाया जाए आपको, तो एक बात तो सामने ये आती है कि टिप्पणी जो है वह सरकारी कार्यालय का एक महत्वपूर्ण अंग है। इससे कार्य करने में सुविधा के साथ साथ समय की बचत भी होती है और अगर कहीं गलती होने की संभावना हो तो गलती रहने की संभावना नहीं रहती, अपितु निर्णय की प्रक्रिया जो है वह सरल हो जाया करती है। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपके टिप्पणी का व्यवहारिक अर्थ जो लिया जाता है उसमें हम सामान्य रूप से जब प्रयोग करते हैं तो दो तीन चीज़ें विशेष रूप से देखते हैं। जैसे कि हम लोग के सुनने में आपस में आता है कि अगर टिप्पणी का व्यवहारिक अर्थ लें तो इसका तात्पर्य है कि किसी बात पर प्रतिक्रिया देना, या दूसरा हम कह सकते हैं कि आलोचना करना, और तीसरा कह सकते हैं अपनी सलाह या राय देना। अमूमन आम प्रयोग में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम शास्त्रीय दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो हम लोगों ने ये देखा था कि अंग्रेजी में जो नोट शब्द है, NOTE नोट शब्द है, उसके समानांतर जो है हिंदी में टिप्पणी शब्द का प्रयोग किया जाता है। और उसके प्रयोग करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो उसके अर्थ प्राप्त होते हैं उसका तात्पर्य होता है व्याख्या, संक्षिप्त विवरण, अभियुक्ति जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रिमार्क, और टीप। टीप वास्तव में टिप्पणी का ही एक संक्षिप्त रूप है। टीप, यह बात हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। हम चर्चा इस पर की थी हम लोगों ने। तात्पर्य यह है कि अगर हम इनको व्याख्या, संक्षिप्ति, विवरण, अभिव्यक्ति या टीप को देखें तो हम ये पहले ही निश्चित कर चुके हैं कि टिप्पणी का एक गहरा संबंध जो है कार्यालय से रहा है। और हम ये जानते हैं कि कार्यालय में जब कोई पत्र किसी प्रकार का निवेदन करने के लिए, किसी मांग को करने के लिए हमारे सामने उपस्थित होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि वह विचाराधीन पत्र होता है, तो उस विचाराधीन पत्र के निवारण को किस प्रकार से सुगम बनाया जाए, इसके लिए सहायक अधिकारियों और लिपिकों द्वारा संबंधित अधिकारी को संबंधित पत्र पर जो तथ्य, सुझाव, व्याख्या या अभिव्यक्ति प्रस्तुत की जाती है उसको हम लोग टिप्पणी कहते हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार हम लोगों ने ये भी देखा था कि मैंने आपको डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी, डॉक्टर ईश्वर दत्त शील तथा डॉक्टर ओम प्रकाश की परिभाषाएं देकर, जो कि कार्यालयविद हैं और भाषाविद हैं, जिन्होंने की परिभाषाएं दी थी टिप्पणी किसे कहते हैं। साथ ही मैंने कहा था कि एक परिभाषा हमारे लिए और महत्वपूर्ण हो जाती है जो कार्यालय से ही निकलकर हमारे बीच में आती है, जिसको मैंने कहा था कि सेंट्रल सेक्रेटरीट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर। कार्यालय कार्य प्रणाली का जो मैनुअल केंद्रीय सचिवालय द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसमें जो टिप्पणी को परिभाषित किया गया है, उसमें वह सारे मंतव्य जो विभिन्न परिभाषाओं में दिखाई पड़ रहे हैं वे हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। जैसे मैंने लिखाया था आपको कि टिप्पणी वह ब्रैकेट में संक्षिप्त विचार, ब्रैकेट क्लोज, अभ्युक्ति है जो किसी विचाराधीन कागज या पत्र के संबंध में लिखी जाती है ताकि उसके निपटान में
सुविधा हो। यह विभिन्न परिभाषाओं का निचोड़ जो हमारे बीच में आया था, या जो चर्चा भी हम लोगों ने करी कि टिप्पणी किसे कहते हैं, उसके आधार पर अगर हम कोई निष्कर्ष निकालना चाहें तो एक निष्कर्ष तो ये निकलकर सामने आता है, हम कह सकते हैं कि अगर टिप्पणी का मुख्य कार्य या उद्देश्य क्या होता है तो हम एक लाइन में संक्षेप में ये कह सकते हैं कि किसी विचाराधीन विषय, प्रकरण या पत्र के निस्तारण में सहायता प्रदान करने के लिए जो विभिन्न सुझाव, पूर्व संदर्भ, तथ्य आदि कार्यालय के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं, उन्हें हमें टिप्पणी का उद्देश्य मानना चाहिए। यानी कि किसी भी विचाराधीन पत्र, विषय या प्रकरण के निस्तारण करना, यह टिप्पणी का प्रमुख उद्देश्य होता है। अब बात सामने आती है कि टिप्पणी को जो है किस प्रकार से संपादित किया जाता है। यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ। जैसे कि आप देखें कि जो कार्यालय में जो विभिन्न प्रकार के पत्र प्राप्त होते हैं, उनकी एक विशेष स्थिति होती है कि आप कई प्रकार के पत्र कार्यालयों में प्राप्त होते हैं और ये आवश्यक नहीं होता कि हर एक पत्र पर ही टिप्पणी लिखी जाए, या जो टिप्पणी लिखी भी जाए तो वह अनेक प्रकार की हो सकती है। वह टिप्पणी के जो विभिन्न प्रकार हैं, इन पर हम बाद में बातचीत करेंगे। मैं अभी केवल आपके सामने कार्यालय की पद्धति का एक नमूना पेश करना चाहता हूँ या प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जिन पत्रों में कार्यवाही की दिशा स्पष्ट हो और जिसमें अधिकारी का निर्देश भी लिखा हो, तो ऐसे पत्र बिना टिप्पणी के संबंधित अधिकारी को भेज दिया जाता है। यानी कि कोई सामान्य पत्र होते हैं जिन पर कि जो हमें प्राप्त होते हैं और उन पर क्या करना है, इसकी दिशा पूरी तरह से हमारे सामने स्पष्ट होती है, या अधिकारी द्वारा पहले से इस पर निर्देश लिख दिया जाता है। तो इसके लिए इस पर टिप्पणी करके अधिकारी को भेजना हमारे लिए आवश्यक नहीं होता। दूसरे प्रकार के वह पत्र होते हैं कि जिन पत्रों में स्पष्ट निर्देश नहीं होता, कि अधिकारी द्वारा कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उन पत्रों को हमें जो संबद्ध विभाग है, जिस विभाग से वे संबंधित हैं, उनको भेजना पड़ता है और उसकी पूरी जांच वह विभाग करवाता है। और उस जांच के दौरान जो विभिन्न प्रकार की टिप्पणियाँ, संदर्भ, सलाह आदि मिलती है, वह टिप्पणियों के रूप में लिखी जाती है। तीसरी बात ये देखें कि जब इस तरह का जब हमारी जांच प्रारंभ होती है, या जिन पत्रों पर स्पष्ट निर्देश नहीं होता है और हमें उसका उत्तर देने के लिए विभिन्न अन्य सामग्री की आवश्यकता होती है, तो वहाँ हम क्या करते हैं? कार्यालय में सबसे पहले जो है सहायक अधिकारी उस पर टिप्पणी लिखकर, सबसे पहले सहायक अधिकारी उस पर टिप्पणी लिखकर उस पत्र से संबंधित अनुभाग अधिकारी को भेजता है। ये कार्यालय की व्यवस्था है कि सबसे पहले सहायक अधिकारी उस पत्र पर टिप्पणी लिखकर उस पत्र से संबंधित जो अनुभाग है, उस अनुभाग के अधिकारी को भेजता है। अनुभाग अधिकारी उसे पढ़कर
कोई कमी अनुभव होने पर उससे संबंधित टिप्पणी लिखकर उच्च अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है। यानी दूसरा चरण ये आता है कि जिस अनुभाग अधिकारी के पास टिप्पणी गई है वह अनुभाग अधिकारी उस पत्र को पढ़ता है और अगर उसे यदि कोई कमी दिखाई पड़ती है तो वह उस कमी को दूर करके अपनी टिप्पणी लिखकर उच्च अधिकारी के समक्ष जो है प्रस्तुत करता है। और अनुभाग द्वारा टिप्पणी आदि का काम जब पूरा हो जाता है तो वह अनुभाग उस पत्र से संबंधित उत्तर का आलेख तैयार करता है, या कहें कि उस आलेख को तैयार करने के लिए जो भी जहाँ से पत्र आया है उस संबंध अधिकारी के पास भेजता है। वह संबंधित अधिकारी जो है वह अपने उच्च अधिकारी से अनुमोदन लेने के लिए उसके पास वह इस पत्र को भेजता है, और जब अनुमोदन प्राप्त हो जाता है तो उसके उत्तर के रूप में देने हेतु संबंधित विभाग को भेज देता है। यानी कि अब मोटे रूप से देखें तो लगभग 5 या 6 चरणों में एक पत्र के निस्तारण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। यह बात दूसरी है कि जब एक अनुभाग के अंदर कोई जांच आदि या कठिन स्थितियां बन जाती हैं तो वहां पर उस पत्र को कई टेबलों पर, कई पटल सहायकों के पास, कई विभागों के पास जाना पड़ता है, यह अलग बात है। लेकिन अमूमन जो है 5 या 6 स्टेप या 5 या 6 चरण किसी भी पत्र के निस्तारण के होते हैं। यानी कि पत्र प्राप्ति के बाद सबसे पहले अगर अधिकारी ने निर्देश लिखा है तो उसको बिना टिप्पणी के संबंधित अधिकारी को भेज दिया जाए। दूसरा, जिन पत्रों में स्पष्ट निर्देश नहीं होता है उन पत्रों की जांच कराने के लिए संबद्ध विभाग को भेज दिया जाता है। उस विभाग में सबसे पहले सहायक अधिकारी उस पर टिप्पणी लगकर उस पत्र से संबंधित अनुभाग अधिकारी को भेजता है। अनुभाग अधिकारी उसे पढ़कर कोई कमी अनुभव होने पर उससे संबंधित टिप्पणी लिखकर उच्च अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है। और अनुभाग द्वारा जब टिप्पणी का कार्य पूर्ण हो जाता है तो उस पत्र से संबंधित उत्तर का आलेख तैयार किया जाता है जो कि संबंधित अधिकारी के पास भेजा जाता है। और तब वह संबंधित अधिकारी जब उसका अनुमोदन प्रदान कर देता है, यानी उसको अनुमोदित कर देता है, तो उसको वह पुनः संबंधित विभाग को भेज देता है। ये एक पत्र निस्तारण की प्रक्रिया कार्यालयों में गठित होती है। वास्तव में देखा जाए तो अगर हम देखें कि ये किस क्रम में चलता है तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि टिप्पणी की क्रियाविधि कह लें या टिप्पणी के विभिन्न चरण, जो सामान्य क्रम है उसको देखें। सबसे पहले लिखें सहायक अनुभाग अधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी से शाखा अधिकारी अपर सचिव, सहायक अधिकारी से शाखा अधिकारी अपर सचिव। उसके बाद पत्र जाएगा कहाँ? प्रभागीय अधिकारी, प्रभागीय अधिकारी अपर सचिव या संयुक्त सचिव। प्रभागीय अधिकारी अपर सचिव या संयुक्त सचिव होते हैं। उसके बाद सचिव को जाएगा, जो उस विभाग संबंधित सचिव है उसके पास जाएगा। सचिव के बाद उपमंत्री को जाएगा, उपमंत्री के बाद
राजमंत्री को जाएगा और उसके बाद मंत्री को जाएगा, और जब मंत्री का अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा तो वह वो पहले वाले स्थान से जाकर वहाँ पर वह निर्गत कर दिया जाएगा। तो किसी भी कार्यालय में पत्र के निस्तारण की यह प्रक्रिया होती है, और टिप्पणियाँ जो है इतने विभिन्न चरणों से होती हुई अपनी पूर्णता को या पत्र की पूर्णता हमें प्राप्त होती है। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि ये टिप्पणी की प्रक्रिया या टिप्पणी जो है लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि टिप्पणी हमारे सामने स्पष्ट हो गई। टिप्पणी किसे कहते हैं, टिप्पणी की क्रियाविधि क्या है, टिप्पणी या पत्र जो है कितने चरणों में गुजरता है, और अब हमारे सामने आता है कि टिप्पणी लिखते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। नंबर पहली बात हमारे सामने आती है कि टिप्पणी लिखने वाले पत्र के विषय को भली भांति पढ़ लें। टिप्पणी लिखने वाले पत्र के विषय को भली भांति पढ़ लें। या मेरे कहने तात्पर्य है कि टिप्पणी लिखने वाला व्यक्ति हो, या मेरा कहने तात्पर्य यहाँ पर है कि जिस पत्र के ऊपर हमें टिप्पणी लिखनी है, तो टिप्पणी के लिए जो पत्र आया हुआ है उसे हमें भली भांति जांच लेना चाहिए, उसको हमको भली प्रकार पढ़ लेना चाहिए। और जब आप टिप्पणी लिखना शुरू करें तो दूसरा बिंदु सामने आता है कि मूल पत्र की प्राप्ति क्रमांक, जो पत्र प्राप्त हुआ है किस क्रम में प्राप्त हुआ है, पृष्ठ संख्या का उल्लेख, पत्र भेजने वाले का नाम, पत्र से संबंधित विषय में पूर्व पत्रों का उल्लेख, यह सारी चीजें जो है हमें स्पष्ट रूप से मूल पत्र की प्राप्ति क्रमांक, कि जो पत्र आया है, रिसीविंग हुई है, उस रिसीविंग का नंबर क्या है, पृष्ठ संख्या का उल्लेख, कितने पृष्ठों का पत्र है, क्योंकि हो सकता है कोई पीछे से एक पन्ना उसका निकाल दे और मूल तथ्य निकल जाए तो हो सकता है पत्र का सही निस्तारण न हो पाए। पत्र भेजने वाले का नाम, पत्र से संबंधित विषय, और यदि उससे पूर्व कोई पत्र आए हैं वे लगे हुए हैं, उन पूर्व पत्रों का उल्लेख करना भी। तीसरा बिंदु से हमारा तात्पर्य है इस प्रक्रिया के तहत कि भ्रमपूर्ण तथ्यों को दूर कर उसके प्रमुख बिंदु की ओर संबंधित अधिकारी का ध्यान आकर्षित करें। यहाँ पर तात्पर्य यह है कि किसी पत्र में अगर कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनमें कि कोई संदेह दिखाई पड़ता है, तो एक टिप्पणीकार की जिम्मेदारी है कि वह उन तथ्यों में जो भ्रम की चीज़ें हैं उनका निवारण करके अपने संबंधित अधिकारी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करे। चौथी बात ये सामने आती है कि जब ये बात पूरी हो जाए कि जो अस्पष्ट तथ्य हैं उसको स्पष्ट करें। दोनों चीज़ें जुड़ी एक से ही हैं, लेकिन पहले माले में यह है कि भ्रमपूर्ण स्थितियों की ओर हम अपने अधिकारी का ध्यान आकर्षित करें, और दूसरी ओर जो अस्पष्ट तथ्य हैं, यानी कि उन तथ्यों को स्पष्ट रूप से विवेचित नहीं किया गया है, तो उसको भी पूर्णतः स्पष्ट करना टिप्पणीकार की जिम्मेदारी है। पांचवा बिंदु हमारे सामने यह है, टिप्पणी लिखते समय यदि पत्र में प्रस्तुत निर्णयाधीन विषय, यानी जिस विषय पर निर्णय लेना है, का संबंध किसी विशेष नियम या अधिनियम से है तो उसका उल्लेख करें।
क्योंकि हम लोग देखते हैं कभी कभी पत्र आते हैं और ये पत्र ये मांग करते हैं कि इससे पहले या इससे पूर्व इस नियम के तहत ये कार्य किया जा सकता है या इसको करना संभव नहीं है, तो वह संबंधित जो भी नियम या अधिनियम है उसके प्रति भी टिप्पणीकार को एक टिप्पणी उसके अंदर लिखना चाहिए और अपने अधिकारी को उस नियम से परिचित कराना चाहिए, जिससे कि अधिकारी जो है सही निर्णय लेने में सक्षम हो सके। छठवां बिंदु हमारे सामने है, यदि पूर्व में उसी प्रकार के प्रकरणों पर लिए गए निर्णय के पूर्व संदर्भ मौजूद हैं तो संक्षेप में उनको भी प्रस्तुत करना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कई बार एक ही तरह के पत्र हमारे सामने आते हैं और हर बार उतनी ही एक्सरसाइज हमको करनी पड़ती है, और ऐसी स्थिति में अगर हमारे पास उसी तरह के समान स्थिति के अगर पहले से ही कोई प्रकरण मौजूद रहे हैं तो उन प्रकरणों पर जो निर्णय पूर्व में प्रस्तावित किया गया था तो उन पूर्व संदर्भों को प्रमाण के स्वरूप उनका उल्लेख भी टिप्पणी में करना उचित माना जाता है। इसके साथ ये भी ध्यान में रखने वाली तो बात है, सातवां बिंदु हमारे सामने आता है कि अगर टिप्पणीकार को ये आवश्यकता लगती है कि वह अपना विचार, अपना भाव या अपना मंतव्य अपने अधिकारी को दे या उससे अवगत कराए, या बड़ी विनम्रता के साथ टिप्पणीकार को यहाँ पर अपना सुझाव अपने अधिकारी के समक्ष टिप्पणी के रूप में लिखना चाहिए, जिससे कि ना तो अधिकारी का जो अहम है कहीं हताहत हो और अधिकारी को निर्णय लेने में सुविधा हो सके। आठवां बिंदु आता है कि एक टिप्पणकार से ये अपेक्षा की जाती है कि वह जो कुछ भी टिप्पणी लिखेगा, वह जो कुछ भी विवेचन करेगा, वह बिल्कुल तटस्थ और निष्पक्ष होकर करेगा। क्योंकि अगर वह पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर करता है तो कहीं ना कहीं वह उस प्रकरण के साथ में अधिकारी के संग में कहीं ना कहीं अन्याय करता है। तो व्यक्ति को पूर्वाग्रह से रहित होकर निष्पक्ष और तटस्थ होकर अपनी टिप्पणियां अधिकारी के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए। नवां बिंदु आता है कि जैसे कि हम देखते हैं कि सभी कार्यालय पत्रों में यह अपेक्षा की जाती है कि अधिकारी के पास इतना समय नहीं होता कि वह लंबी चीज़ों को पढ़े। तो ऐसी स्थिति में समय के अभाव को देखते हुए और साथ ही आवश्यकता को देखते हुए यह एक उल्लेख बनता है या एक जिम्मेदारी बनती है टिप्पणीकार की कि वह अपनी जो टिप्पणी लिखे वह संक्षिप्त हो, तर्कपूर्ण ढंग से लिखी जाए और तथ्यों से भरी हुई हो। यानी कि एक पूर्णता उस टिप्पणी में कहीं ना कहीं दिखाई पड़नी चाहिए, यानी सारी बातें संक्षेप में अधिकारी के सामने प्रस्तुत करना उचित होता है। 10वां बिंदु आता है कि जो टिप्पणी है उसकी भाषा कैसी हो। भाषा हमारे यहाँ वैसे हम जानते हैं कि कार्यालयों में पारिभाषिक शब्दावली चलती है, लेकिन फिर भी अपेक्षा की जाती है टिप्पणीकार से जब वह अपनी टिप्पणी लिखे तो वह सरल और संयत माने संतुलित भाषा का प्रयोग करे। ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करे जिनका कि द्विअर्थी या दो अर्थ उसके निकलते हों, या वह शब्द इतने कठिन हों कि अधिकारी को उसके लिए शब्दकोश उठाना पड़ जाए। तो ऐसे कठिन और द्विअर्थी शब्दों से अधिकारी को बचना चाहिए, टिप्पणीकार को बचना चाहिए, तभी वह एक सरल और संयत भाषा में लिख सकता है। इसके अंदर 11वां बिंदु हमारे सामने ये आता है कि जब हम टिप्पणी लिख रहे हैं तो अधिकांशतः क्या होता है, कभी कभी लोग प्रथम पुरुष में लिख देते हैं, यानी कि मैं, मैंने, हमने आदि का प्रयोग करते हैं। लेकिन टिप्पणीकार का ये प्रयास होना चाहिए या एक अच्छे टिप्पणीकार से ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपने विचार जो है वह अन्य पुरुष में अभिव्यक्त करे, और जब वह अन्य पुरुष में अभिव्यक्त करेगा तो वहाँ पर अब उसके अधिकारी को बात समझ में आएगी और अधिकारी को लगेगा कि यह कोई निर्णय टिप्पणीकार थोपना नहीं चाहता, बल्कि उसने हमारे लिए संभावनाएं छोड़ रखी हैं। तो ये टिप्पणी लेखन की एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को पूर्ण करके ही एक अच्छी टिप्पणी लिखने में हम सक्षम हो सकते हैं। यहीं पर एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ कि टिप्पणी और टिप्पण इसमें क्या अंतर है।
हम लोगों ने देखा कि टिप्पणी जो है वह अभियुक्तियाँ होती हैं जो कि पत्र के निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती हैं, और उस टिप्पणी को लिखने की जो प्रक्रिया है वह हमारे यहाँ टिप्पण कहलाती है, यानी कि नोटिंग। यहाँ पर उल्टा है, नोटिंग से हम समझते हैं कि टिप्पणी, लेकिन नोट जो है टिप्पणी का पर्याय है और नोटिंग जो है वह टिप्पण का पर्याय है। तो टिप्पण क्या है? वह नोट लिखने की प्रक्रिया, यानी कि टिप्पणी को लिखने की प्रक्रिया है। आज हम लोगों ने जो है टिप्पणी किसे कहते हैं, टिप्पणी की क्या प्रक्रिया है, टिप्पणी के कितने चरण होते हैं, इन बिंदुओं पर बात करी है। कल हम लोग टिप्पणियों के प्रकार पर बात करेंगे। धन्यवाद।